हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पहले 5 पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि पाठ 1 राख की रस्सी से लेकर पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह तक मैंने आपके लिए 40 यानी कि 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिनमें आपको रिवीजन वर्क में हेल्प हो जाएगी। इसमें आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए होते हैं और जिसमें से एक ऑप्शन पर आपको टिक करना है। तो ये है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक प्रश्न होता है और उसके अगर 3 या 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो ऑप्शन को हम हिंदी में बोलते हैं विकल्प। ठीक है, तो इसीलिए इन सब प्रश्नों को बोला जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जिनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको पता है, आपको मैंने क्लास में करवाया था कि गद्यांश क्या होता है। कोई भी जो हमारी कहानी है, कोई भी हमारा लेख है, उसकी कुछ लाइनें यानी कि एक पैराग्राफ अगर हम ले लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, गद्यांश उसको हम कहते हैं। और अगर किसी कविता की पंक्तियां हम ले लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पद्यांश। ठीक है, पंक्ति से आप पद्यांश याद रखना, और गद्य होता है एक कहानी, तो उससे आप गद्यांश याद रखना। ठीक है, तो चलिए, वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर पर बैठ गया। आपको ये लाइन पढ़ते ही पता चल गया होगा कि ये हमारा किस पाठ से गद्यांश लिया गया है। ठीक है, उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अगर पाठ तो आपको पता चल गया कि ये कौन सा पाठ से लिया गया है, जहाँ नन्हा फनकार। ठीक है, जिसमें केशव काम कर रहा था, तो ये उस पाठ से गद्यांश लिया गया है। वह घंटियां और कड़ियां उकेर रहा था। लड़के ने एक अधबनी हदूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक नक्काशी करने में जुट गया। ठीक है, तो इतना हमें गद्यांश की लाइनें दी हुई हैं। तो चलिए करते हैं इसका पहला प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 पॉइंट, यानी कि 1 नंबर का है। ठीक है, अगर आपका सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो जैसा कि हमें पहले ही पता चल गया था पहली लाइन पढ़ते ही कि ये गद्यांश किससे लिया गया है, पाठ नन्हा फनकार से। तो आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, और अगर आपका गलती से दूसरे प्रश्न पर ऑप्शन पर क्लिक हो जाता है तो यहाँ पर क्लियर सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। गद्यांश हमने अभी पढ़ लिया था, वही सेम गद्यांश है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, अधबनी शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है, तो अधबनी यानी कि आधी बनी हुई। तो देखिए सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है आधी बनी हुई, तो आप इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यही गद्यांश है। एक गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो तीसरा प्रश्न है सबसे लास्ट में, देखिए आप गद्यांश के लास्ट में, अधूरी इस शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो अधूरी होती है आधी, जो अभी पूरी नहीं हुई है। तो अगर इसका विलोम यानी कि उल्टा विपरीतार्थक शब्द हम लिखते हैं तो क्या होगा, पूरी। ठीक है, तो अधूरी कोई चीज़ ऐसी होती है ना, वो अभी अधूरी बनी है, और कोई चीज़ ऐसी होती है जो पूरी बन गई है। तो अधूरी का विलोम शब्द क्या होगा, पूरी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, आगे है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इसी में से है। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, लास्ट में देखिए आप, लड़का इस शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। तो लिंग बदलना व्याकरण में मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो लिंग देखिए, लड़का ये एक पुल्लिंग है, तो लड़का का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की। ठीक है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, हम टिक लगा देंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 है, बुदबुदाना का अर्थ बताएं। ठीक है, तो बुदबुदाना, जैसा कि मैंने आपको पाठ पढ़ते टाइम बताया था, बुदबुदाना क्या होता है, मन ही मन में जब हम भगवान जी को याद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो उसको बोलते हैं बुदबुदाना। तो पहला ऑप्शन है, लास्ट का ऑप्शन है हमारा। देखिए इसमें 2 ऑप्शन में आपको डाउट हो सकता है, धीमी धीमी आवाज़ में गुनगुनाना और मन मन में बोलना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बुदबुदाने में बाहर आवाज़ नहीं आती है, मन ही मन में प्रार्थना करते हैं या किसी को याद करते हुए कुछ करते हैं तो बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और अगर धीमी धीमी आवाज़ में गुनगुनाते हैं तो क्या होता है, बाहर आवाज़ आती है। तो इसका मतलब ये सही नहीं है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है जो, वो बिल्कुल सही है, मन मन में बोलना। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सोनगवसैन कहाँ के राजा थे। तो आपको पता है पाठ राख की रस्सी में से ये प्रश्न आया हुआ है, पहली ही लाइन में
इसका उत्तर था पाठ में। तो कहाँ के राजा थे? चीन के, या तिब्बत के, या भारत के, या अमेरिका के। ठीक है, 4 देशों का यहाँ पर नाम लिया गया है। तो हमने पढ़ा था तिब्बत के बारे में, उस देश में बातें हो रही, उस पाठ में बात हो रही थी, और लोनेपोगार के बारे में बहुत सारी बात हुई थी। तो आपको पता ही है, अगर लोनेपोगार सोनवकेशन राजा का मंत्री है और वो तिब्बत से है, तो राजा भी कहाँ का होगा? तिब्बत का। अगला प्रश्न है हमारा, लोनेपोगार किसकी चिंता करते थे? तो पूरे पाठ में ही हमने पढ़ा था, लोनेपोगार और उसके बेटे के बारे में बातें थी कि उनका बेटा बहुत बोला था और वो बहुत चिंता करते थे उसकी। तो इसका सही उत्तर तो आपको पता ही है कि लोनेपोगार अपने बेटे की चिंता करते थे। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न है, लोनेपोगार ने अपनी बेटे को शहर से क्या लेने के लिए कहा? ठीक है, यहाँ पर अपनी गलत टाइप हुआ है, यहाँ पर अपने आना था। लोनेपोगार ने अपने बेटे को, ठीक है। तो चलिए, अपनी को आप कोई बात नहीं, हमें समझ में आ गया है प्रश्न कि लोनेपोगार ने अपने बेटे को शहर से क्या लेने के लिए कहा था। तो उसने क्या लेने के लिए कहा था? उसने जब उसको 100 भेड़ें दी थी तो उसने बोला था कि भेड़ों को भी कम नहीं करना है और आपको 100 जौ के बोरे भी लाने हैं। ठीक है ना, जौ का आपको मैंने फोटो दिखाया था पाठ पढ़ाते टाइम, जो गेहूं की तरह एक अनाज होता है, ठीक है, जिसका सत्तू बनाया जाता है, रोटियां बनाई जाती हैं। ठीक है ना, गर्मियों में बहुत यूज होता है क्योंकि ये गर्मी से बचाता है। ठीक है, ठंडा होता है। तो जौ के बोरे, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 100 जौ के बोरे। अगला है, झारखंड में फसलों से जुड़े त्योहार का नाम बताइए। तो आप लोगों ने तो पढ़ा ही था पाठ 2 फसलों के त्योहार, और उसमें सभी स्टेट हैं जो हमारे इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स के त्योहारों के बारे में बताया गया था, और झारखंड में सरहुल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया था। तो ये तो आप सभी को याद होगा ही, झारखंड का फसलों से जुड़ा त्योहार का क्या नाम था? सरहुल। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न है, असम में फसलों से जुड़े त्योहार का नाम बताइए। तो ये देखिए, ये तो आपने ईवीएस में भी बहुत बार पढ़ा है, कम से कम 3 या 4 चैप्टर में आपने पढ़ा है। असम का बिहू जो है त्यौहार बहुत फेमस है, और न्यूज़ वगैरह में भी आप देखते हैं, और पाठ फसलों के त्यौहार में भी आपने पढ़ा है। तो असम का फसलों से जुड़ा त्यौहार है बिहू, तो यानी कि हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला है, मकर संक्रांति को पतंग के पर्व के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? ये तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों ने भी पतंग बनाया था, है ना। हमने जब कंपटीशन रखा था सीसीए में, तब भी आपको याद दिलाया था, और पाठ पढ़ाते टाइम भी, है ना, और आपको वीडियो भी दिखाई गई थी कि गुजरात में क्या करते हैं, मकर संक्रांति को पतंग का पर्व, वहाँ पर कोई भी धर्म का व्यक्ति हो चाहे, लेकिन वो उस दिन क्या करता है, पतंग जरूर उड़ाता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है पतंग का पर्व। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला हमारा प्रश्न है, खिलौने वाला कविता के कवि का क्या नाम है? तो खिलौने वाला कविता हमने पढ़ी थी, और हमारी उसकी राइटर हैं कवियत्री, और जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये मैंने आपको बताया भी था कि आप कोई भी कविता है, उसके जो कवि होता है उसका नाम जरूर याद करके रखिए, ऐसे प्रश्नों के उत्तर पूछ लेते हैं कई बार पेपर में। रमजान के 30 रोज़ों के बाद कौन सा त्यौहार आता है? तो ये तो हमने ईदगाह चैप्टर में, खिलौने वाला के बाद जो ईदगाह चैप्टर था उसमें पढ़ा था ना, पहली ही लाइन में दिया हुआ था कि रमजान के 30 रोज़ों के बाद ईद आता है, जो मुस्लिम लोगों का बहुत फेमस है। ठीक है, तो ईद, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हामिद ने मेले से कौन सा खिलौना खरीदा? पूरे ही ईदगाह चैप्टर में क्या है, हामिद के बारे में बातें हो रही थी, और उसने तो सबसे अलग खिलौना खरीदा था, है ना। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ खरीदा था, लेकिन हामिद का जो था वो तो सबसे अलग था, और उसने क्या खरीदा था? चिमटा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही है। अगला है, हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा था? तो आप सबको पता है, वो अपनी दादी के साथ रहता था, हमने पाठ में पढ़ा था। तो वो उसकी दादी ही थी इस दुनिया में जो उसकी अपनी थी, तो उसने वो चिमटा किसके लिए खरीदा था? दादी के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, हामिद ने चिमटा कितने रुपए में खरीदा था? तो आपको पता है उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे, बाकी बच्चों के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। ठीक है, तो दुकानदार ने उससे ज़्यादा पैसे मांगे भी थे, लेकिन जब उसने बोला कि 3 पैसे में दोगे, तो दुकानदार ने हाँ कर दी थी, और उसने वो चिमटा 3 पैसे में खरीदा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, केशव पत्थर पर क्या उकेर रहा था? तो आप लोगों ने तो पाठ में जो एक अभ्यास में प्रश्न भी आया था कि केशव ने जो घंटियां और कड़ियां उकेरी थी उनका चित्र बनाइए। तो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि वो क्या उकेर रहा था?
घंटियाँ और कड़ियाँ। अगला प्रश्न है हमारा, केशव कितने साल का था? तो आपको पता है, उसमें बताया हुआ है। जब वो अकबर पूछता है उससे, क्या तुमने बनाई है ये घंटियाँ? तो वो बोलता है हाँ। क्या तुम्हें नहीं पता मैं 10 साल का हूँ? तो इसका मतलब है केशव कितने साल का था? 10 साल का। आपको कोई भी प्रश्न आता है तो आपको उस पाठ को अपने दिमाग में, उस कहानी को अपने दिमाग में लेके आना है, ठीक है? इसलिए आपको बोला जाता है बार बार कि पाठ जरूर पढ़िए। अगला है, नक्काशी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, क्या कर रहा था केशव? नक्काशी का कार्य कर रहा था। नक्काशी यानी कि पत्थर पर डिजाइन बनाना, ठीक है? तो पत्थर पर, धातु पर या लकड़ी पर डिजाइन उकेरना, उसको कहते हैं नक्काशी। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, आगरा और सीकरी नामक जगह किस राज्य में स्थित हैं? तो आपको पता है आगरा का किला, आगरा में आप ताजमहल देखने गए होंगे, और सीकरी में जो किला बनवा रहे थे अकबर बादशाह, उसके बारे में भी पाठ में बहुत जिक्र आया है। तो ये दोनों जगह कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना? अगला है हमारा, केशव और बादशाह के बीच दखलंदाजी किसने की थी? आपको पता है जब बादशाह अकबर केशव से बात कर रहे थे तो एकदम से पहरेदार बीच में आ गया था, ठीक है ना? और उसने केशव को डांटा भी था। तो किसने की थी? पहरेदार ने, ठीक है? अगला हमारा प्रश्न है, जहाँ चाह वहाँ राह, पाठ 5 ये आपने पढ़ा था। पाठ में किसके बारे में बात की गई है? तो आप सभी बच्चों को पता है कि पाठ में किसके बारे में बताया गया था? इला के बारे में, जिसके हाथ काम नहीं करते थे। अगला हमारा प्रश्न है, इला के शरीर का कौन सा अंग काम नहीं करता था? ये लीजिए जी, वही प्रश्न आ गया। तो इला के हाथ काम नहीं करते थे, ठीक है ना? कसीदाकारी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, आपने पाठ में पढ़ा था कि इला कसीदाकारी का काम करती थी। तो वो क्या करती थी? हाथों का काम अपने पैरों से करती थी, यानी कि सुई में धागा पिरोना, उससे सुंदर सुंदर कढ़ाई बनाना, है ना, रंग बिरंगी बेल बूटियाँ बनाना। तो उसकी कसीदाकारी, जिसके लिए वो बहुत फेमस हो गई थी, तो वो क्या होती है कसीदाकारी? धागे से कपड़े पर डिजाइन बनाना। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर केशव का बड़े आदमी से क्या मतलब है? आपको पता है जब केशव ने बादशाह अकबर की तरफ देखा, और जब उन्होंने देखा कि इनके गले में बड़ी बड़ी मोतियों की माला है और हाथ में अंगूठियाँ हैं और इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, और उनके पहनावे से, उनके शरीर का जो गठन था, उनका जो मंझला सा कद था, उससे सबसे अंदाज़ा लगा लिया था केशव ने कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। तो पाठ पढ़ाते टाइम भी मैंने बताया था आपको, बड़े आदमी से केशव का मतलब कोई ये नहीं था कि वो बहुत लंबा था, है ना? उनका कद भले ही मंझला था, लेकिन उसने उनकी अमीरी, यानी कि जो उनकी मोतियों की माला थी, वो चीज़ें देखी, है ना? और वो प्रतिष्ठित आदमी थे, बहुत फेमस थे, है ना? उनके देखने से ही पता चल रहा था कि ये बहुत कोई बड़ा आदमी है, यानी कि अमीर और प्रतिष्ठित आदमी है। तो हमारा 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, चित्र में पहचान कर औजार का नाम लिखिए। तो आप लोगों ने ये तो देखा ही था कि केशव छेनी से काम कर रहा था, हथौड़े से काम कर रहा था। तो पाठ पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को ये दिखाई थी छेनी क्या होती है, और आप लोगों ने फोटो भी भेजे थे मुझे। तो ये तो सभी को पता है, क्या बोलते हैं? छेनी, ठीक है? कुछ लोग इसको छेनी भी बोल देते हैं। तो अगला है, चुनाव, इस शब्द से क्रिया छांट कर लिखिए। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हैं। चुनाव, चुनाव ये कोई वो वाला चुनाव नहीं है जिसमें वोट डालते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये एक शब्द दिया है हमें, और हमें इसका मतलब नहीं जानना है, हमें ये देखना है कि इसमें क्रिया है। क्रिया यानी कि काम करने का तरीका होता है, क्रिया यानी काम करने का ढंग, जिसमें हमें बताया जाता है काम करने के बारे में। तो आपको वो छोड़ कर लिखनी थी। तो इसमें मेन जो धातु शब्द है हमारे पास, जिससे ये चुनाव शब्द बना है, तो वह है हमारे पास चुन, ठीक है? तो चुन से बहुत सारे शब्द बनते हैं। चुन से चुनना, चुना, चुनाव, ठीक है? तो यहाँ पर चुनाव में क्या है? चुन, ठीक है? कुछ बच्चों ने चुना लगा दिया था, तो वो गलत हो गया था उनका। अगला है, इला कौन सी परीक्षा पास नहीं कर पाई थी? तो आप लोगों को पता है कि इला को इतना टाइम नहीं मिला था, और उसको पता नहीं था कि कोई उसकी हेल्प कर सकता है, ऐसा भी गवर्नमेंट का कोई कानून है। तो वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। तो इसका मतलब है कि इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी। अनाज, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? पाठ 1, इसमें आपने पढ़ा था राख की रस्सी में, अभ्यास कार्य में दिया हुआ था ये प्रश्न कि अनाज क्या है, और आप लोगों को मैंने संज्ञा में भी करवाया था। अनाज क्या है? हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा अनाज है, वो गेहूं है, चावल है, जो है, ठीक है? तो यानी कि वो पूरी जाति का बोध करवा रहा है। जितने भी तरह के अनाज होते हैं उनकी पूरी जाति का बोध करवा, और जो जाति का बोध करवाता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अगला है, गेहूं,
यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो देखिए, अनाज जब एक जाति का पूरे अनाज जाति का बोध करवा रहा है तो गेहूं एक अनाज हो गया, तो यानी कि वो इसका एक पर्टिकुलर टाइप हो गया, तो यानी कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, ये संज्ञा करवाते टाइम मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अगला है धातु। इस संज्ञा शब्द के लिए सही व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। आपको पता है धातु, अब हमें नहीं पता चल रहा वो कौन सी धातु है, वो लोहा धातु है, सोना है, चांदी है, तांबा है या पीतल है। धातु कोई भी हो सकती है, यानी कि ये एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसके लिए कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा सही है? देखिए, लोहा एक धातु है। धातु ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पानी, आपको पता है ये द्रव पदार्थ है, धातु नहीं है, तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है लोहा, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोहा एक धातु है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई धातु शब्द के लिए। अगला है मानचित्र में देखकर राज्य का नाम बताइए। ये देखिए, पहला ही हमारा मानचित्र दिया हुआ था जो फसलों के त्यौहार में, मैंने आपको बताया भी था कि स्टेट्स को देखकर उसके मानचित्र में से उस अलग अलग स्टेट का नाम आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने क्लास में करवाया भी था ये। तो ये जो बिल्कुल दिखाया गया है समुद्र के किनारे पर पाकिस्तान की तरफ में पश्चिमी दिशा में भारत के सबसे जो ये राज्य है बहुत फेमस है और इसका नाम है गुजरात। अगला हमारा प्रश्न है पोंगल। पोंगल किस राज्य में का फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार है? तो आपको पता है पोंगला पोंगल, खिचड़ी पक गई है, आपने फसलों के पाठ त्यौहार में पढ़ा भी था। तो ये कहाँ पर बोला जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, कुछ बच्चे गुजरात ये तमिलनाडु और केरल में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने मुझसे यही डाउट क्लियर किया था रिवीजन की क्लास में भी। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं या आपको थोड़ा सा भी पता है ईवीएस वगैरह की जो पढ़ी हुई बातें आप याद रखते हैं, तो केरल का बहुत फेमस त्यौहार है एक ओणम। ठीक है, ओणम केरल और पोंगला पोंगल तमिलनाडु। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, दोनों साउथ के स्टेट हैं इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला है मराठी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये तो मैंने आपको याद भी करवाया था, मराठी से म से महाराष्ट्र। ठीक है, 5 स्टेट आपको और 5 भाषाएं मेन थी जो हमारा ओमनाथ जर्नी ईवीएस में भी हमने पढ़ा था और हिंदी में भी मैंने आपको याद करवाया था ये। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम बताइए। ये तो मैंने आपको जब राज्य और राजधानियाँ करवाई थी और वैसे भी आपको पता है ये एक जर्नल जो है क्वेश्चंस है और इसको जीके का क्वेश्चंस में भी ये नॉर्मल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप 5th में हैं तो आपको इसका ज़रूर पता होना चाहिए सभी राज्य कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उनकी राजधानियाँ कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ पर कई बार आगरा है ना, बहुत फेमस जगह है, तो बच्चे सोचते हैं इसका आगरा होगी इसकी राजधानी। तो आपको ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल अपना क्लियर कर लेना है, ऐसे डाउट में नहीं रहना है कि आपका नंबर कट जाए। अगला है वह कल शहर चला गया। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो काल मैंने आपको जब करवाया था तो मैंने बताया था 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान यानी कि जो आजकल चल रहा है, उसके पीछे क्या आएगा? रहा है, रहे हैं, रही है। जो भूतकाल जो पीछे चला गया उसमें था, थे, थी। और जो भविष्य काल आएगा उसमें आएगा लास्ट में होगा, करेगा, यानी कि गा, गे, गी। ठीक है, तो ये पहचान मैंने आपको बताई थी काल करवाते टाइम। तो आपको इसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये है वह कल शहर चला गया, यानी कि वो चला गया, वो जा चुका है, तो इसका मतलब वो पीछे की बात है। तो ये कौन सा है? भूतकाल, जो पीछे चला गया। जिन शब्दों का संबंध किसी काम करने से हो उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको पता है जिसमें काम करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। काम करना यानी कि क्रिया, तो ये क्रिया शब्द होता है। अगला है हमारा मैंने मीठा दूध पिया। वाक्य में विशेषण शब्द चुनिए। सभी बच्चों को मीठा दूध पसंद है और मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि जब भी आप किसी चीज़ यानी कि किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है कोई शब्द, तो उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर दूध की विशेषता बता रहा है कि वो दूध कैसा है, मीठा है, खट्टा है, सफ़ेद है। तो यहाँ पर ये कह रहा है मीठा दूध। ठीक है, तो दूध की विशेषता बता रहा है मीठा शब्द, तो यानी कि मीठा क्या हो गया हमारा? विशेषण शब्द हो गया, और दूध क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अगला है वह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में सर्वनाम शब्द चुनिए। तो वो लड़की बहुत सुंदर है, ये बता रहा है मैं कि कौन सी लड़की बहुत सुंदर है। तो ऊपर किसी लड़की के बारे में ज़रूर बात हुई होगी तभी उसने बोला होगा वह लड़की। तो मैंने आपको बताया था कि जो संज्ञा शब्दों की जगह यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहा जाता है। तो यानी कि वह किसी लड़की के नाम की जगह हो सकता है, रचना है ना,
कोई आरती, किसी का भी कोई नाम हो सकता है, पूजा है ना, श्रेया, तो कोई भी हो सकती है। तो यानी कि वह क्या कर रहा है, किसी लड़की के नाम की जगह यहाँ पर शब्द यूज हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सर्वनाम। तो वह। आगे है सही वाक्य चुनिए। केशव उकर रहा था घंटियां और कड़ियां। तो आपको पता है जब वाक्य हम बनाते हैं तो उसमें शब्दों का क्रम सही होना चाहिए ताकि एक सही अर्थ निकल सके। कई बार कविता बनाते टाइम हम लय के लिए आगे पीछे कर देते हैं शब्दों को, लेकिन वो कविता की बात होती है। और जब एक सही वाक्य लिखा जाता है तो आपको पता है वाक्य एक सार्थक होना चाहिए, यानी कि उसमें शब्दों का क्रम सही होना चाहिए ताकि एक सही अर्थ निकल सके। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक नहीं है। केशव उकर रहा था, उकर वैसे भी शब्द गलत है यहाँ पर, और बाकी भी शब्द का क्रम बिल्कुल ठीक नहीं है शब्दों का। अगला है केशव घंटियां और कड़ियां उकेर रहा था। ये ठीक लग रहा है, लेकिन आगे के ऑप्शन आपको जरूर पढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं है आपको सही ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये ठीक है और आप उत्तर लगा दें, आपको सारे ऑप्शन एक बार जरूर पढ़ने हैं। केशव घंटियां उकेर रहा था और कड़ियां, ये देखिए ये तो घंटियां और कड़ियों को अलग अलग ही कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। अगला है घंटियां और कड़ियां केशव उकेर रहा था। तो आपको पता है जो हमारा मेन पात्र होता है उसका नाम जब भी हम कोई काम करने के लिए उसका वाक्य बनाते हैं तो वो सबसे पहले आता है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, तो इसका मतलब हमारा 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये थे आपके 40 के 40 प्रश्नों के उत्तर। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और यहाँ पर अगर हम सबमिट करते हैं तो हमारे मार्क्स आएंगे पूरा 40 में से 40, ठीक है। थैंक यू।